किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करे या उसे रिलीज करे, या बच्चों किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या उसे रिलीज करे। इसी तरह से बच्चों किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करे या उसे रिलीज करे, या बच्चों किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे या रिलीज करे, उन्हें हम कहा करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। भाई हमें किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये समझना है, इसे निकालना सीखना है। पर उससे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट होता है कि हमें इस बारे में सीखना बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है या रिलीज करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है रिलीज करता है, 14/3 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है रिलीज करता है, 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करता है रिलीज करता है, उसे हम कहा करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, या उसे दूसरी भाषा में बच्चों हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कहा करते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार भी कहा करते हैं। इक्विवेलेंट वेट बच्चों बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, कई तरीकों से इसे परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ये 4 परिभाषा है तो आपके समक्ष लिखी ही है, लेकिन इसकी जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है बच्चों वो है किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉनों से रिएक्शन कर ले या उन्हें रिलीज कर दे बच्चों, उन्हें हम कहा करते हैं इक्विवेलेंट वेट। द वेट ऑफ ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स और रिलीजेस दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। तो ये बच्चों इक्विवेलेंट वेट की सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा अभी मैंने हाइड्रोजन के टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में, नाइट्रोजन के टर्म्स में, क्लोरीन के टर्म्स में बताया बच्चों, ऐसे ही आप लोग चाहें तो साहब सल्फर के टर्म्स में बोल सकते हैं, ब्रोमीन के टर्म्स में बोल सकते हैं, फ्लोरीन के टर्म्स में बोल सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड इन बच्चों वेरियस वेज, लेकिन मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है बच्चों वो वेट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के साथ में अभिक्रिया करता है या उनका त्याग करता है, उन्हें हम कहा करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार। तो चलिए सारी डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं इस बारे में सीखेंगे बच्चों, और उसके लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकल फार्मूला अवेलेबल है। ये लीजिए साहब, उस फार्मूले को समझते हैं। न्यूमरेटर में लिख रहा हूं मैं बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है जिसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, न्यूमरेटर में यू विल राइट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, आणविक भार बच्चों, और डिनोमिनेटर में यू विल राइट इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों परिवर्तन। इन न्यूमरेटर यू आर राइटिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। भाई आपने न्यूमरेटर में उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट लिखा, डिनोमिनेटर में अपना उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। इक्विवेलेंट वेट को बच्चों हम लोग जेड से रिप्रेजेंट किया करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एज सच जेड इज आल्सो यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर, आप लोग जानते हैं बच्चों। अब 26 लेटर है यार इंग्लिश में, तो एक लेटर से माशाल्लाह 3-3, 4-4 क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती ही होंगी। मैं जनरली इक्विवेलेंट वेट को बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, बहुत से लोग इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर भविष्य में हमको जितनी भी कहानी कथा का वाचन करना बच्चों, उसमें हम लोग इसे ई से ही, इसे जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट जो है बच्चों वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये लीजिए इक्विवेलेंट वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को बच्चों हम लोग मोलर मास भी कहते हैं, जिसे हम लोग MO से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आई रिपीट, न्यूमरेटर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का आणविक भार, और डिनोमिनेटर में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ये न्यूमरेटर में MO है, मॉलिक्यूलर वेट है, और डिनोमिनेटर में N है यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये बच्चों इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का नियम, तरीका, ये फार्मूला आपके पास में कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं बच्चों तो बेहतर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। MO जो है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटिंग मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, और N जो है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, और Z जो है बच्चों वो इक्विवेलेंट वेट है। जहाँ मैंने आपसे कहा कुछ लोग उसे जेड की बजाय ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं बच्चों ये पोटेशियम पर मैग्नीट KMnO4, इसमें आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं ऑलरेडी +7, अदरवाइज वापस से भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है बच्चों मैग्नीज अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो बता सकती है बच्चों वो है +7,
और ये भी आप लोग देख चुके हैं कि जब कभी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फिर वो और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, वो और अधिक ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। हाँ, वो गेन कर सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट वर्क्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। सो KMnO4 जो है बच्चों यहाँ पर जब एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पर एसिडिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करता है बच्चों, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कैसी होती है उस बारे में हम बात करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में बच्चों ये बनाता है MnSO4 मैग्नीज सल्फेट। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर आपके जहन में ये आएगा कि ये सल्फर कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया कुछ। तो बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं जनरली बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखता हूँ, हम लोग केवल अभी समझ रहे हैं, लॉजिकली फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, रट्टा मारने वाले कामों को अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट अभी सिर्फ हमको इसका लॉजिक समझना, इसका फंडा समझना है। तो देखिए जब एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बच्चों वो MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बनाता है। और मैग्नीज सल्फेट जब बनता है बच्चों तो यहाँ मैग्नीज की स्टेट थी +7 और यहाँ मैग्नीज की स्टेट थी बच्चों +2। हेयर यू सी मैग्नीज की स्टेट कितनी +7 और वहाँ मैग्नीज की स्टेट कितनी बच्चों +2। सो यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो ये है मोलर मास और चेंज कितने का आ गया बच्चों, चेंज आ गया 5 का, 7 से 2। कोई बोले सर -5 का चेंज आया, सर पहले +7 थी बाद में +2 हो गई, सर इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 5। सो बच्चों वी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट्स साइन कि वो माइनस है कि प्लस है, वी जस्ट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ओवर वन थिंग बच्चों, दैट इज कि वो कितना चेंज आया, दैट्स इनफ फॉर अस। सो यहाँ 7 थी, यहाँ 2 हो गई, चेंज कितने का आ गया बच्चों 5 का, चेंज आ गया 5 का। और यहाँ देखिए बच्चों जो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट है उसका मोलर मास बच्चों 158 होता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पोटेशियम का प्लस मैग्नीज का प्लस ऑक्सीजन का, आप टैली कर सकते हैं अगर आपके पास में एटॉमिक वेट सबके लिखे हो, अगर आपको याद हो तो सुभान अल्लाह बच्चों, आप देखेंगे दैट कम्स अराउंड 158 अपॉन 5, सॉल्विंग दिस विल गिव अस बच्चों 31.6। So this is the equivalent weight of potassium permanganate when it is undergoing a reaction bachcho in which acidic medium availability is there. Let me take another example बच्चों। अब मैं वही KMnO4 लेता हूँ और इसी KMnO4 को बच्चों यदि मैं न्यूट्रल मीडियम लेता हूँ, उदासीन माध्यम बच्चों, ना एसिडिक ना बेसिक, मैं न्यूट्रल मीडियम ले रहा हूँ बच्चों, तो न्यूट्रल मीडियम लेने पर क्या होगा, ये बनाएगा बच्चों MnO2। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि मैं अभी संतुलित अभिक्रिया नहीं लिख रहा, I'm not writing balanced reaction, I'm just writing रिएक्शन। मेन बात पे काम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ मैग्नीज की स्टेट +7 है एंड हियर इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +2। ओ नो 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 नो, इस केस में बच्चों मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो चेंज आ रहा है 3 का। तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा बच्चों वो मोलर मास अपॉन चेंज, मोलर मास अपॉन चेंज। भाई KMnO4 था पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की इस सिचुएशन में स्टेट थी बच्चों +7 और बाद में हो गई +4। सो चेंज कितने का आ गया बच्चों 3 का, MO अपॉन 3 और MO की वैल्यू बच्चों 158 और अपॉन 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों दैट कम्स टू 52.67। तो यहाँ मैग्नीज की जो स्टेट आ रही है बच्चों वो +7 से +4 गई है, चेंज 3 का आया। देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में बच्चों मैग्नीज पहले +7 में था बाद में +2 में होगा, चेंज आ गया बच्चों 5 का चेंज आया, इसलिए 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर चेंज आया बच्चों 3 का, इसलिए आपने 3 से डिवाइड किया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि आप लोग KMnO4 को ही बेसिक मीडियम में लेते हैं बच्चों, इफ़ यू टेक इट इनटू बेसिक मीडियम, इससे हम लोग बच्चों यदि क्षारीय माध्यम में लेते हैं तो क्षारीय माध्यम में KMnO4 जो होता है बच्चों दैट इज चेंज्ड इनटू K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट होता है बच्चों ये। और यहाँ मैग्नीज की स्टेट है बच्चों +7, यहाँ पर मैग्नीज की स्टेट है बच्चों +6। सो चेंज कितने का आया, चेंज जो आ रहा है बच्चों वो 1 का आ रहा है, चेंज 1 का आ रहा है, इसलिए यहाँ आप 1 से डिवाइड करेंगे। ये लीजिए बच्चों यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे और मोलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 158, so obviously that is equals to exactly 158. So actually KMnO4 जो है बच्चों वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीकों से काम करता है।
एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आ रहा है, और बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में 1 का चेंज आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में बच्चों कुछ अलग अलग विरोधाभास होते हैं। आप लोग संभवतया पढ़ेंगे कि अलग अलग टीचर्स बताते हैं, जो मैंने बेसिक मीडियम में चेंज 1 का लिखा है, कुछ लोग उसको न्यूट्रल मीडियम में बताते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो आपको पता हो कि जो मैंने बेसिक मीडियम में 1 का चेंज लिखा है, कुछ टीचर्स इसको बच्चों न्यूट्रल मीडियम बताते हैं कि न्यूट्रल मीडियम में 1 का चेंज आएगा बच्चों और बेसिक में 3 का चेंज आएगा, ऐसा कहा जाता है। पर थोड़ा सा जरा दिमाग की घंटी बजाइए और आप सोचिए कि हम एसिडिक से एकदम बेसिक पे जाएंगे क्या? नहीं भाई, जहाँ एसिडिक में 5 का चेंज आया तो न्यूट्रल में 3 का चेंज आया। भाई न्यूट्रल में कितने का चेंज आया? एसिडिक में 5 का, न्यूट्रल में 3 का और बेसिक में 1 का, ऐसे। अब कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं, एसिडिक में 5 का और बेसिक में 1 का और फिर न्यूट्रल में 3 का। तो वो जरा थोड़ा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अजीब व गरीब है। भाई आप एसिडिक से न्यूट्रल गए और न्यूट्रल से बेसिक आए, आप एसिडिक से बेसिक आए फिर न्यूट्रल गए, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन वाला बात लगता है मुझको बच्चों। सो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल गलत नहीं लिखा। अम्लीय माध्यम में यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, देयर इज अ चेंज इन 5। अब 5 का चेंज आ रहा है, न्यूट्रल में 3 का चेंज आ रहा है और बेसिक में बच्चों 1 का चेंज आ रहा है। उसमें भी हालांकि यहाँ पर होता है बच्चों, अगर न्यूट्रल मीडियम ले लिया जाए या वीकली एसिडिक मीडियम ले लिया जाए बच्चों, दोनों में ही 3 का चेंज आएगा। सपोज इफ यू टेक वीकली एसिडिक मीडियम, अगर आपको वीकली एसिडिक मीडियम मिलता है तब भी यही बात आएगी बच्चों, वीकली एसिडिक मीडियम में भी यही बात आएगी। एसिडिक में तो ये आई चेंज और वीकली एसिडिक लेंगे। अच्छा यहाँ मतलब यहाँ एसिडिक से मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सा मीडियम होगा बच्चों? स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। अगर प्रॉब्लम में मेंशन्ड नहीं हो, इफ इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड कि वो एसिडिक कौन सा मीडियम है, स्ट्रांगली है कि वीकली फीबली एसिडिक है, इन दैट कंडीशन यू विल टेक इट एज एन अजम्पशन कि हाँ साहब वो स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं हो ना कि वो एसिडिक है कि स्ट्रांगली एसिडिक है, तो आपको ये मान कर चलना है कि वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। तो ये जो भी कुछ आपके समक्ष लिखा बच्चों, इसे जरूर से आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम और उदाहरण लेते हैं बच्चों, ये लीजिए आपके पास में C6H5 और ये लीजिए यहाँ हम लेते हैं बच्चों NH2 और ये है बच्चों कंपाउंड जिसको हम लोग कहा करते हैं, ये जो मैंने इस तरफ लिखा बच्चों इसका नाम मैं लिखे देता हूँ एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। और इस एनिलीन का यदि मैं ऑक्सीडेशन करता हूं बच्चों नाइट्रोबेंजीन में, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जो सेकंड कंपाउंड लिखा है बच्चों उसका नाम मैं यहां लिखे देता हूं, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अभी लीजिए साहब यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेट निकालेंगे तो यहाँ -1, यहाँ पर x, ये 2 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 0 और सॉल्व करेंगे बच्चों x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ -1 आएगी, यहाँ पर x आएगी और यहाँ पर 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और इसको सॉल्व करके देखेंगे बच्चों तो x इक्वल्स टू +5 आएगा। सो यहाँ पर -1 नाइट्रोजन की x, हाइड्रोजन की 2 इंटू +1 सॉल्व कीजिए -1 और यहाँ पर नाइट्रोजन की जो स्टेट आ रही है बच्चों वो +5 आ रही है। 5 का चेंज आ रहा है, सॉरी 5 का नहीं चेंज आया, चेंज तो 6 का आया, चेंज तो 6 का आया क्योंकि -1 से +5, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 माइनस -1 मतलब 6 का चेंज आया बच्चों। मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मोलर मास अपॉन 6। What is the change of oxidation number? Of course 6। बच्चों यहाँ पर C6H5 पे मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि C6H5 पर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ -1 चार्ज नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का आपने +1 लिया, इस बेसिस पे चेंज बच्चों 6 का आ गया। अच्छा अब अगर इसका मोलर मास भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए C6H5 का NH2 का मोलर मास कितना होगा? C6H5NH2 भैया यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 कार्बन का 12, 5 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और फिर 2 हाइड्रोजन है बच्चों 1। आई रिपीट बच्चों 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का 6 इंटू 12, भाई 6 कार्बन है तो उनका 6 इंटू 12 72, 5 हाइड्रोजन है 5 इंटू 1 79, 79 प्लस 14 93 और फिर ये 95। मैंने मेरे ख्याल से सही करा, मैं रिपीट किया देता हूँ बच्चों। 6 12 72 प्लस 79, 79 प्लस 14 93 और 95 करेक्ट है। और अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दूं बच्चों जो कि मेरा यूजुअल काम होता है
तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। इक्विवेलेंट वेट बच्चों इसका कितना आ गया 95/6। तो सिंपल सा काम है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको जो मोलर मास है, जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, उसको आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड करना है। हम लोग और उदाहरण देखते हैं। KMnO4 बच्चों तीनों तरह के मीडियम में रिएक्शन कर रहा था और तीनों तरह के मीडियम में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा था। एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का बच्चों फिक्स भी नहीं होता, वो कैसी रिएक्शन कर रहा है उस हिसाब से काम होता है भाई, चेंज जैसा वैसा इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी हम और देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, और जो कि एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में काम कर रहा है। अब जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है बच्चों तो ये बनाता है क्रोमियम सल्फेट, इट मेक्स क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट बनाता है बच्चों, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहां पर बच्चों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। गौर कीजिएगा बच्चों, here in this case the oxidation number of chromium is +6 while in the latter case the oxidation number of chromium is बच्चों +3। तो चेंज कितने का आ गया, 3 का चेंज आया, यहाँ पर चेंज आया बच्चों 3 का। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मोलर मास है बच्चों, दैट यू मस्ट बी नो, ये 294। कितना होता है बच्चों 294 अपॉन 3, सॉल्विंग दिस गिव्स अस बच्चों 98। सो इक्विवेलेंट वेट इन दिस सिचुएशन विल बी बच्चों 98। मैं फिर से बोले दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे मोलर मास कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट का 294 है और चेंज जो आ रहा है बच्चों वो 3 का आ रहा है। इसे 3 से डिवाइड कर देने पर फाइनली आंसर 98 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे ख्याल से भाई। मोलर मास इसका कितना 294 है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। बच्चों पर एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा है ये गलत है, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चेंज यहाँ पर हमने 3 का था, हमने 3 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन थोड़ा सा आप अगर गौर करें बच्चों तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम जो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं बच्चों, वो हम क्या क्रोमियम का निकाल रहे हैं, नहीं, हम लोग इक्विवेलेंट वेट बच्चों क्रोमियम का नहीं निकाल रहे, हम तो इक्विवेलेंट वेट बच्चों K2Cr2O7 का निकाल रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकाल रहे हैं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में बच्चों एक क्रोमियम नहीं है, 2 क्रोमियम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। यू पीपल आर नॉट डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम ना, मैं क्रोमियम का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल रहा बच्चों, मैं जो इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट डजंट कंटेन सिंगल क्रोमियम बच्चों, इट कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमियम, 2 क्रोमियम। और एक क्रोमियम में अगर 3 का चेंज आया बच्चों, अगर एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया तो 2 क्रोमियम में 2 × 3 मतलब 6 का चेंज आएगा बच्चों। इसलिए इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो MO/6 होगा और ये 294/6 होगा। और सॉल्व करके देखिए बच्चों वो 49 आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं बच्चों, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो तुल्यांकी भार है बच्चों, वो आप कंपाउंड का निकाल रहे हो, आप पूरे KMnO4 का निकाल रहे हो, आप पूरे K2Cr2O7 का निकाल रहे हो। तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, जब आप KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे बच्चों, तो पूरे KMnO4 में कितने का चेंज है आपको वो देखना है। अब हुआ ये साहब कि पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आया था। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है KMnO4 का, तो KMnO4 के ही मोलर मास में कितना KMnO4 के ही ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है आपको वो देख रहा है। अब पोटेशियम में कोई चेंज आया नहीं, पोटेशियम का इधर भी +1 था, इधर भी +1 था। भाई पोटेशियम ने जो है जो इधर जैसे +1 है और इधर भी जो भी कंपाउंड बनाया होगा, अभी आप उसको छोड़िए कि उसने कौन सा कंपाउंड बनाया, पर उसने जो भी कोई कंपाउंड बनाया होगा बच्चों, उसमें उसने +1 स्टेट ही बतानी है। तो पोटेशियम का यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, कोई चेंज नहीं आया। मैग्नीज का यहाँ +7 था, यहाँ +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, जो भी हो गया, आपने मैग्नीज का चेंज निकाला। और ऑक्सीजन में यहाँ पर भी -2 और ऑक्सीजन में वहाँ भी -2, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं आया, चेंज पोटेशियम में भी नहीं आया, चेंज ऑक्सीजन में भी नहीं आया, चेंज किस में आया, मैग्नीज में। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज का चेंज देखा। एज सच आप इक्विवेलेंट वेट बच्चों KMnO4 का, पूरे KMnO4 का निकाल रहे हो। ये जो मोलर मास लिखा है पूरे KMnO4 का लिखा है, मैंने केवल मैग्नीज का नहीं लिखा है, मैंने पूरे KMnO4 का लिखा है। पर प्रायोगिक बात यहाँ पर ये है बच्चों, प्रायोगिक बात यहाँ पर ये है कि
पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आया इसलिए आपने उसको नहीं लिखा, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया इसलिए आपने उसको नहीं लिखा। जो भी चेंज आया बच्चों वो मैग्नीज में आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसलिए आपने सिर्फ मैग्नीज वाले का ही चेंज देखा। अदरवाइज कायदे से तो आपको पूरे KMnO4 का चेंज देखना था, कायदे से तो बच्चों आपको पूरे KMnO4 का चेंज देखना था। पर पोटेशियम में नहीं आया, ऑक्सीजन में नहीं आया, केवल मैग्नीज में आया। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर देखें बच्चों तो यहाँ पर जैसे C6H5 था वैसा का वैसा इधर रहा। अब यहाँ हाइड्रोजन की यहाँ भी +1 है, वहाँ जो भी कोई कंपाउंड बना होगा, मैंने आपसे कहा आई एम नॉट राइटिंग बैलेंस रिएक्शन, पर एक बात शाश्वत सत्य है बच्चों कि हाइड्रोजन का यहाँ भी +1 है और यहाँ जो कंपाउंड बना होगा उसमें भी +1 ही रही होगी। तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया। C6H5 में भाई C6H5 यहाँ भी -1 है, वहाँ भी -1 है, हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो चेंज केवल और केवल नाइट्रोजन में आ रहा है। अदरवाइज आप जब इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हैं तो आप केवल नाइट्रोजन का नहीं लिख रहे, आप पूरे एनिलीन का लिख रहे हो। आपने जो मोलर मास लिखा है वो पूरे एनिलीन का लिखा है। यू हैव रिटन मोलर मास ऑफ एनिलीन, कंप्लीट एनिलीन मॉलिक्यूल जो कि 95 है। केवल नाइट्रोजन होता तो फिर तो 14 हो जाता, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो 14 होता बच्चों, यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो हमने केवल 14 को डिवाइड किया ना, हमने डिवाइड किया पूरे मोलर मास ऑफ एनिलीन विच इज ऑफ कोर्स 95। सो आप जो इक्विवेलेंट वेट जब निकाल रहे हो बच्चों तो आपको चेंज जब देखना है तो वो पूरे मॉलिक्यूल का देखना है। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ बच्चों में, पूरे मॉलिक्यूल का चेंज देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों तो पोटेशियम यहाँ भी +1 है, वहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, वहाँ भी -1 है। तो पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आ रहा है? केवल क्रोमियम में। और मॉलिक्यूल में अगर एक क्रोमियम होता बच्चों तो मैं 3 से डिवाइड करता, जैसा पिछले सभी केसेस में बच्चों एक मैग्नीज था या एक नाइट्रोजन था, तो मेरे को इतना सब कुछ सोचना नहीं पड़ा, मैंने फटाफट डिवाइड किया, आंसर ला दिया। लेकिन अब मेरे साथ समस्या है, अब मेरे साथ समस्या बच्चों की जो मॉलिक्यूल मुझे दे रखा है उसमें एक नहीं भैया 2 क्रोमियम है। हाउ मेनी क्रोमियम इट डज कंटेन बच्चों इसमें 2 क्रोमियम है, इसलिए मुझे एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया, तो पूरे मॉलिक्यूल में बच्चों कुल मिलाकर कितने का चेंज आ गया? 2 का चेंज आ गया। इसलिए बच्चों वो क्या हो जाएगा? 40 ना, आप 6 से डिवाइड करेंगे। सो ये एक बहुत 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 काम की बात है बच्चों। ये बहुत से लोग गलती कर जाते होते हैं कि आपको ये समझना जरूरी है कि आपको जो चेंज लिखना है वो पूरे मॉलिक्यूल का लिखना है। और पूरे मॉलिक्यूल में एक क्रोमियम होती तो मैं 3 से ही डिवाइड करता, लेकिन चूंकि वहाँ पर 2 क्रोमियम थी इसलिए मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए ये लीजिए H2C2O4, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। मैं आपको पहले भी इसी चैप्टर के तहत बता चुका हूँ बच्चों। ऑक्जेलिक अम्ल जो है बच्चों जब इसको रिएक्शन कराई जाती है तो ये लीजिए CO2 बन गया। वो कैसे रिएक्शन हुई, क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, मुझे सिर्फ अभी लॉजिकल बात करनी है। अब यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 है और यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +4 है। इन द प्रीवियस केस, इन द रिएक्टेंट पार्ट, carbon is showing +3 state, while in the latter part बच्चों carbon is showing +4 state. Now what you see बच्चों, what is the change in oxidation number? Equivalent weight जो होगा बच्चों वो क्या होता है? Molar mass upon change in oxidation number. And how much change you observe? 1 का वो ਇੱਥੇ +3 हैगा तो ਇੱਥੇ +4 हैगा भाई, चेंज कितने का आ गया भाई? 1 का चेंज आ गया। सो हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जहाँ तक इसका मोलर मास का सवाल है बच्चों वो आप निकाल सकते हो भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है और अपॉन में 2 होता है, अपॉन में 1 होता है। सॉल्व करके देखिए बच्चों, मेरे ख्याल से 90 आएगा, आपका भी ख्याल यही होना चाहिए। मोलर मास अपॉन चेंज सिंपल, ये आ चुका बच्चों कितना? 90। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सारा सॉल्यूशन है बच्चों वो गलत है। और वो क्यों गलत है? फिर वही बात है बच्चों कि हम लोग इक्विवेलेंट जो वेट जो निकाल रहे हैं बच्चों वो केवल कार्बन का नहीं निकाल रहे। आई एम नॉट डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, आई एम डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यस, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास आपने लिखा है। आपने केवल कार्बन का लिखा होता तो माशाल्लाह केवल 12 लिख के छोड़ देते, लेकिन आपने तो हाइड्रोजन को भी काउंट किया, आपने ऑक्सीजन को भी काउंट किया, मतलब आपने कुल मिलाकर बच्चे पूरे ऑक्जेलिक एसिड को देखा और पूरे ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 90 था, इसलिए 1 से डिवाइड करना पड़ता।
लगता मुझको, लेकिन बच्चों एक्चुअली में इस मॉलिक्यूल में एक नहीं दो कार्बन है। गौर कीजिए, आंखें गड़ा कर देखिए, यहां पर एक नहीं बच्चों आपको दो कार्बन मिल रही है, और एक कार्बन में अगर एक का चेंज आ रहा है बच्चों तो दो कार्बन में बच्चों दो का चेंज आएगा, इसलिए आपको उस 90 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर 45 आ जाएगा भैया। सो यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट है बच्चों वो 45 आएगा। अरे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कार्बन नहीं दो कार्बन है। अब यहाँ पर शायद किसी किसी के जहन में एक क्रॉस क्वेश्चन आता रहता है, दिमाग में प्रश्न चल रहा है, सर यहाँ तो दो कार्बन है लेकिन यहाँ एक ही कार्बन है, तो हम सर दो से डिवाइड करें कि एक से? सर मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं रुक गया सर। शायद किसी के जहन में ही आया होगा कि सर यहाँ तो दो कार्बन है, वहां पर एक कार्बन, तो फिर क्या किया जाए बच्चों? तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आप इक्विवेलेंट वेट क्या इसका निकाल रहे हैं? नहीं, आप इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल रहे हैं, और उसमें तो दो कार्बन है ना। अव्वल तो बच्चों मैंने रिएक्शन बैलेंस लिखी नहीं, ऑफ कोर्स अगर यहाँ दो कार्बन है तो यहाँ दो कार्बन आना ही बनते हैं, कोई बात ही नहीं बच्चों। जब मैं बैलेंस करूंगा तो दो कार्बन इधर है तो दो कार्बन उधर होंगे, इसमें कोई डाउट, कोई संशय, संदेह की स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिए बच्चों कि अगर बैलेंस नहीं भी लिखिए तब भी आप इक्विवेलेंट वेट तो इसका निकाल रहे हैं, और उसमें दो कार्बन है, एक कार्बन नहीं है, तो आपको दो से डिवाइड करना बनता है। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं भैया, क्या हाइड्रोजन में देखिए कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन यहां भी +1 था और यहां भी +1 था भाई, हाइड्रोजन यहां भी +1 और यहां भी +1, कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन में -2 था, यहां भी -2 था, कोई चेंज नहीं आया। तो चेंज केवल कार्बन का आ रहा है, अदरवाइज अगर और भी चेंजेस आते हैं बच्चों तो आपको सबके चेंजेस नोटिफाई करना पड़ते हैं, उसके बाद में ही आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाते हैं। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों, किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है बच्चों? उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्विवेलेंट वेट का फंडा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बच्चों स्टाइक्योमेट्री या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इससे बहुत डील करना पड़ता है, और इसको इक्विवेलेंट नाम क्यों दिया है? ये हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर अगर कभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों तब आप देखेंगे कि इसको तुल्यांकी वर्ड क्यों नाम दिया है। तुल्यांक सिंपल इंग्लिश वर्ड है बच्चों, इक्वी मतलब एक समान, तुल्यांक मतलब बराबर, से हम लोग आगे चलकर डील करेंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये फार्मूला आया कैसे मैं आपको वो लगे हाथों बता देता हूं। देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ये KMnO4, अभी KMnO4 में एसिडिक मीडियम में बच्चों MnSO4 बनाया था, आपने देखा बच्चों। अब यहां पर मैग्नीज की स्टेट +7 थी, यहां मैग्नीज की स्टेट +2 थी, चेंज कितने का आ गया भाई? 5 का, चेंज 5 का आ गया बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पर चेंज जो आया बच्चों वो यहां पर 5 का आया। अब 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 मोल KMnO4 रिएक्शन कर रहा है। आप जरा ये इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला आपके पास में बनकर आ रहा है बच्चों, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 थी, यहाँ पर 2 हो गई, कितने का चेंज आया? 5 का। मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 मोल KMnO4 लगा, 1 मोल KMnO4, और 1 मोल का जो मास होता है बच्चों उसी को हम लोग मोलर मास कहते होते हैं। 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एमोग्राम होता है। 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा बच्चों? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? MO/5 आएगा भाई। आप देखिए यहाँ पे चेंज कितने का आया? 5 का चेंज आया बच्चों, 5 का। 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए भाई ये KMnO4 का आगे क्या लिखा हुआ है? 1, मतलब 1 मोल KMnO4 के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। यूँ कहा जाए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगे 1 मोल KMnO4 के लिए, और 1 मोल का जो मास होता है बच्चों उसे एमोग्राम कहते हैं। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एमोग्राम लगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए MO/5 ग्राम लगेगा। और ये जो लगेगा बच्चों इसी को तो आप बोलते हो इक्विवेलेंट वेट। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों से जो रिएक्शन करता है या उससे रिलीज करता है उसी को तो आप इक्विवेलेंट वेट कहा करते हो, तुल्यांकी भार कहा करते हो। हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। हमने कुल मिलाकर कितने से डिवाइड किया? 5 से, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड किया। मैं एक और उदाहरण लेता हूं, चलिए यही वाला उदाहरण लेते हैं। हम यही वाला उदाहरण लेते हैं बच्चों जो आपके सामने लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बच्चों तो कितने का चेंज आ रहा है? 1 कार्बन में तो 1 का चेंज आ रहा है, तो 2 कार्बन में कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। भाई 1 कार्बन में 1 का आया तो 2 कार्बन में 2 का, वो आप पहले देख चुके हैं बच्चों। तो मतलब यूं कह सकता हूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल बच्चों ऑक्जेलिक एसिड लगा।
आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगे बच्चों 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड के लिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगे 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड के लिए, और 1 मोल का जो मास होता है उसे बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्रेम से नाम दिया बच्चों मोलर मास, मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए, तो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास होगा वो होगा बच्चों MO/2। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए लगा 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा बच्चों MO/2, और 1 मोल के लिए जितना लगता होता है उसी को तो आप इक्विवेलेंट वेट कहा करते हो, है। अरे भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए लगा 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा बच्चों MO/2, और वही है, मतलब कुल मिलाकर आपने चेंज से डिवाइड किया। भाई यहाँ पे चेंज कितने का आया था 2 का, इसलिए आपने 2 से डिवाइड किया। यहाँ चेंज आया था 5 का, इस तरह से आपने 5 से डिवाइड किया। ऐसे कोई भी उदाहरण देख सकते हैं आप लोग बच्चों, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला भी जो रिएक्शन लिखा था आपने, उसमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बच्चों 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा था। भाई आपके पास में 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगे थे 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगे थे 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के लगेगा बच्चों, 1 मोल के लगेगा कितना, और 1 मोल का जो मास होता है बच्चों उससे MO लिखा जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों MO/6, और थोड़ी देर पहले आपने 6 से डिवाइड किया था, और 6 ही बाई चांस यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए हमने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बना दिया बच्चों कि मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फार्मूला बन गया, हमने काम कर लिया बच्चों, पर हमें मालूम होना जरूरी है कि वो कहाँ से आया। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को ये तो पता होता है कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, बट उनको ये नहीं पता होता कि हाउ दिस फार्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड। और मेरी कोशिश ये होती है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, इस बारे में भी हम पर्याप्त वार्तालाप कर लें बच्चों। तो ये आप लिख सकते हैं हाउ दिस फार्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड। एनीवेज, तो ये तो बच्चों किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का तरीका देखा। अब एक काम करते हैं बच्चों, लगे हाथों हम लोग किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन जो रिएक्शन होती है बच्चों में भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट को निकालने का तरीका देख लेते हैं बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ बच्चों, P+NaOH। मैं वो बैलेंस वाली रिएक्शन का काम नहीं कर रहा हूँ बच्चों कि कैसे बैलेंस रिएक्शन आई, अभी जस्ट हम लोग समझते हैं कि हाँ हुआ क्या एग्जैक्टली। बस यहाँ पर देखिए बच्चों NaH2PO2 प्लस PS3। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, और यहाँ फास्फोरस की स्टेट है बच्चों +1, और यहाँ पर फास्फोरस की स्टेट है बच्चों -3। इन दिस केस फास्फोरस की स्टेट है बच्चों 0, यहाँ पर फास्फोरस की स्टेट है बच्चों +1, मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही लिखी भाई, +2 +3 -+1, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब ये आपके पास में आ गई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अगर जिस सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन होता है तो उसे डिस्प्रपोर्शनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो है हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, जो n आप निकाला करते थे अभी थोड़ी देर पहले आपने जो n देखा कि मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ एक्चुअली 2 n आएंगे बच्चों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 बढ़ गई है, और यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 कम हो गई है। ऑब्वियसली एक बढ़ेगी एक कम होगी, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। तो ऐसे केस में हम n जो निकालेंगे बच्चों वो क्या निकालेंगे, n इन दोनों का N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, इस तरह से n जो निकाला जाएगा बच्चों वो कैसे निकाला जाएगा, n निकाला जाएगा बच्चों N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। भाई N1 एक जो चेंज आया वो, और N2 जो दूसरा चेंज आया वो, अपॉन एक का चेंज प्लस दूसरे का चेंज, और इस तरीके से बच्चों कितने का चेंज आ गया 3/4। कुल मिलाकर भाई आपको अगर किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, किसी स्वऑक्सीकरण, किसी स्वअपचयन अभिक्रिया में यदि n की गणना करनी है तो n की गणना आप कैसे करेंगे बच्चों, यू विल यूज दिस आइडेंटिटी N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 पहले का चेंज, N2 दूसरे का चेंज, और अपॉन में टोटल ये बच्चों जो है आपके पास में इस तरह से। अभी जैसे देखिए इस केस में इक्विवेलेंट वेट अगर फास्फोरस का निकाला जाए तो क्या होगा बच्चों, इसका एटॉमिक वेट अपॉन n, भाई फार्मूला यही है ना आपके पास MO/N, और n की वैल्यू यहाँ पर बाई चांस कितनी आ रही है बच्चों,
भाई MO तो कितना था, फास्फोरस का 31 होता है बच्चों, और ये 3/4। You will solve this, you will find this is 31 into 4/3 आएगा बच्चों। और देखते हैं हम लोग एक उदाहरण। हम लोग चलिए अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे ये C6H5 और CHO, हमने कैनिज़ारो रिएक्शन देखी थी ना, मैं उसी रिएक्शन के बारे में बताता हूँ आपको। C6H5COOH प्लस C6H5CH2OH, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। यहाँ कार्बन की स्टेट -1 +1 +2 आई थी बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन की स्टेट आई थी बच्चों +4, और यहाँ पर कार्बन की स्टेट आई थी 0। सो इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन इंक्रीज बाय 2, एंड इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन डिक्रीज बाय 2, एंड सो आई कैन से n इज इक्वल टू बच्चों N1 into N2 अपॉन N1 प्लस N2। n जो होगा बच्चों वो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, और इस तरीके से n की वैल्यू बच्चों 2 2 4/4, n की वैल्यू 1 आ रही है, n की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट आएगा बच्चों वो मोलर मास अपॉन n, मतलब कि इसका जो भी मोलर मास है वो आप लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। तो यहाँ इस तरह से निकाला जाएगा। तो किसी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, आपको करना वही घिसा पुल्टा सा काम है बच्चों, आपको मोलर मास को n से डिवाइड करना है, और यहाँ जो n होगा बच्चों वो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, और आपको केवल चेंज देखना है। ये नहीं कि सर यहाँ -3 है तो सर यहाँ -3 लिखो ना, यू जस्ट नीड टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली एक प्लस होगी एक माइनस होगी, उसमें कहने वाली बात ही नहीं बच्चों, एक बढ़ेगी एक घटेगी, तो एक प्लस आनी एक माइनस में चेंज आना ही आना है, बट हमें जो लिखना है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को लिखना है।